बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था नीट 2018 के क्वेश्चन का, और आज ये तीसरा लेक्चर होगा नीट 2018 के सीरीज में, जहां हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे। और मेरे पास जो पेपर था उसका कोड है पीपी, जहां मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 46 से 90 तक हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था पेपर कोड पीपी में, जिसमें शुरू के 2 लेक्चर हम लोग डील कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के पोर्शन को। आज जो टर्न है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्न है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो 2018 में पूछा गया था। तो चलिए वक्त को ज़ाया न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है नीट में, वो है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन in strong acidic medium also gives meta nitroaniline because, पहला ऑप्शन है in spite of substituent nitro group always goes to only meta position. In electrophilic substitution reactions amino group is meta directed. In absence of substituent nitro group always goes to meta position. और लास्ट ऑप्शन है in acidic strong medium aniline is present as anilinium ion. So the correct answer is option number 4. कैसे जरा डिस्कस करते हैं। पहले आप सीखिए एनिलीन किसको कहते हैं। तो देखो बेंजीन, ये बेंजीन है, इसमें अगर एक हाइड्रोजन हटाकर NH2 ग्रुप लगा दें तो इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस वक्त एनिलीन जो है वो आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर डोनेट करके हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस लोन पेयर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। कहते हैं बेंजीन रिंग के बाहर कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और सिग्मा बॉन्डेड हो, तो वो लोन पेयर देकर रिंग में रेजोनेंस करेंगे और ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे। इसको रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन नेगेटिव माना जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर इसकी चार्ज डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया जा रहा है। तो रिंग को एक्टिवेट किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? तो जवाब है या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन। थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑर्थो नेगेटिव आ जाएगा। यही ऑर्थो अटैक करेगा इसके वैकेट और वाइटल में और लोन पेयर देकर यहाँ बॉन्ड बना लेगा। बाद में क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी डीप्रोटोनेशन, हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा, बाद में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो सवाल है वो सुनिए क्या है। यहाँ पे सवाल ये है कि ये एनिलीन जो अमूमन तौर पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव नेचर का होता है ड्यू टू हैविंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिंग एक्टिवेटर होता है, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दें, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कौन सा मीडियम बोलता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम किसको कहेंगे? एसिडिक मीडियम उसको कहेंगे जहां H+ आयन एक्सेस में हो। एसिड आर्गेनियस के हिसाब से किसको कहते थे? जो H+ आयन को एक्वस मीडियम में रिलीज कर देता था। तो मान लो HCl डाल दिया गया वाटर, तो HCl में से क्या होगा? H+ निकलेगा। तो वो H+ जो है यानी प्रोटॉन, इसके पास वैकेंट और वाइटल्स है, तो ये लोन पेयर
इस वैकेंट ऑर्बिटल को अगर दे दिया जाए, यानी अमोनिया जो है या नाइट्रोजन जो ग्रुप होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और बेस का क्या काम है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, पकड़ लेना। तो एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में। इस वक्त जब तक लोन पेयर इसके पास था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप था, चूंकि ये लोन पेयर जब जा रहा था रिंग में तब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप हो रहा था, लेकिन ये या तो रिंग में जाएगा या प्रोटॉन के पास जाएगा। तो अगर लोन पेयर प्रोटॉन के पास चला गया जो कि एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा। अगर मैं पाई बॉन्ड की यहाँ पोजीशन आपको दिखला दूं तो कुछ ऐसा होगा। अब ये बात समझने की है, क्या समझने की है, अब देखो तो अब आपको नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं दिख रहा है, इसमें एनिलीनियम आयन में जब इस पर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज बना है ये रिंग डीएक्टिवेटर है, यानी खींच रहा है। अब ये कार्बन निगेटिव बनेगा इसके पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज, पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, मेटा पोजीशन। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, इसको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव या रिंग डीएक्टिवेटर। जीओसी में पढ़ाया गया है कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई लोन पेयर बेयरिंग स्पेसीज है तो वो रिंग एक्टिवेटर होगा, ऑर्थो पैरा को निगेटिव बना देगा और इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के बाहर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ प्लस चार्ज है, या तो पाई बॉन्ड की वजह से आएगा प्लस चार्ज, या इसके ऊपर लोन पेयर डोनेट करा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया गया उसकी वजह से आया प्लस चार्ज। यानी कुल मिलाकर बेंजीन के बाहर अगर प्लस चार्ज है, लोन पेयर हो यानी निगेटिव चार्ज हो, तो वो निगेटिव दे जाएंगे बेंजीन को, और अगर प्लस चार्ज है तो वो बेंजीन से लेगा, बेंजीन से खींचेगा। तो बेंजीन से खींचने की वजह से बेंजीन की चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए रिंग डीएक्टिवेटर होगा। और ऑर्थो पैरा पोजीशन ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे भी ऑर्थो पैरा पे और जाएंगे भी ऑर्थो पैरा से। इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता तो हमारे पास जो ग्रुप बनता वो ग्रुप होता मेटा डायरेक्टिव। ये है सिस्टम हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, दिस इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिव। यहाँ पे तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, तो कह रहा था कि एनिलीन है एसिडिक मीडियम में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो जाता है। इस पर एक रिएक्शन पे आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे, यहाँ तो खैर जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। एनिलीन पर जो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये वाला एप्लीकेशन काम करेगा वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ा दे रहा हूँ आपको, नाइट्रेशन रिएक्शन। किस पर, एनिलीन पर। ये हमारा एनिलीन है। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो कहते हैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास में मैकेनिज्म पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है वो सुनिए। होता ये है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड दो काम करता है यहाँ पर। सबसे पहला काम करता है इस नाइट्रिक एसिड को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, यानी टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी होता क्या, यहाँ से OH निकल जाता है, OH। जब यहाँ से OH निकलेगा, ये एसिड है तो H देगा, और यहाँ से OH निकालेगा। जब यहाँ से OH निकल जाएगा बेटा तो क्या बनेगा वो सुनो, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो
एक H खत्म हो गया, एक O खत्म हो गया, यानी NO2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, ये बाद में जो यहाँ से डीप्रोटोनेशन हुआ था, यानी जो प्रोटॉन निकला था, इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए, याद आ रहा होगा आपको, ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए जो H निकालता है, वो H को ये वापस एक्सेप्ट कर लेता है और वापस एक्सेप्ट करके ये बन जाता है, यानी ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड लाए हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए और एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये कैटलिस्ट बनकर रहता है, या यूं समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ही आपको मिल जाता है। अब होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हुआ था, वो या तो ऑर्थो पर लाकर जुड़ेगा, या पैरा पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन अभी आपको बताया मैंने, ये जो एनिलीन है, एनिलीन ये होता तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये मुमकिन है कि एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाए एनिलीनियम आयन में, और जिस वक्त ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी H ये लेकर यहाँ पे N पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो बेंजीन के बाहर अगर प्लस चार्ज है तो ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसीलिए आप ये बात भी ध्यान में रखें कि यहाँ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप भी बनता है, यानी नाइट्रो ग्रुप तीनों पर आकर ऐड हो जाता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ऑर्थो और पैरा में देखेंगे तो पैरा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो ये मेजर है। तीनों क्यों लगा, समझ में आया? वैसे तो लोन पेयर की वजह से इसका नेचर है ऑर्थो और पैरा ही, ऑर्थो पैरा पे लगाएगा, बट एसिडिक मीडियम आ गया था और सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये एनिलीनियम आयन के प्रेजेंस में रहेगा, और उस फॉर्म में अगर रहेगा तो ये मेटा डायरेक्टिव की तरह काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट, जो लगभग 51% के आसपास बनता है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों में, ये याद रखिएगा, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एनिलीनियम आयन में ज्यादा रहता है, इसीलिए ये लगभग 47% बनता है, यानी बिल्कुल मेजर के आसपास। अब देखिए 98% हो गए ये दोनों मिलाकर, तो ऑर्थो वाला अप्रोक्सीमेटली 2%। रिवीजन क्लास है, इसमें सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बताई जा रही है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एक तो ये वाला रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पर पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट तीनों बनेगा। मैंने परसेंटेज वाइज आपको बता दिया कि जो परसेंटेज यील्ड होगा, अगर मैं उस पर आ जाऊं तो मैं ये लिखूंगा पैरा डायरेक्टिव सबसे ज्यादा, उसके बाद मेटा डायरेक्टिव, फिर ऑर्थो डायरेक्टिव। This is 51%, this is 47% and this is approximately 2%. तो ये थोड़ा सा आपको ज़हन में रखना है कि एनिलीनियम आयन में रहता है एसिडिक मीडियम के अंदर, और उस वक्त ये मेटा डायरेक्टिव की तरह काम करता है। खैर, ये था पहला क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इस पर तो हम लोगों ने रिएक्शन देख ही रखा था। ये इसको तो मैकेनिक लेवल पर हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लासेस में डील किया था, और जो टेस्ट हुए हैं उसमें भी पूछे गए हैं कई मेजरमेंट के इस क्वेश्चन को। खैर, आप देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 49। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज, पहला ऑप्शन, एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, एमाइलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज 1,6 बीटा लिंकेज, और एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज, और चौथा ऑप्शन है एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन सही है, जरा बताता हूँ कैसे। चलिए एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज के बारे में आप सुनिए। पहली बात, हमारे पास एक पॉलीमर है जिसका नाम है स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीमर, स्टार्च इज अ पॉलीमर। लेकिन याद रखिएगा ये जो पॉलीमर है ये एक कंपाउंड नहीं है, ये एक्चुअली दो कंपाउंड है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड कहो या पॉलीमर। ये खुद में से एक पॉलीमर है। स्टार्च इज एक्ट एज पॉलीमर, लेकिन बेसिकली ये क्या है, मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर। दो पॉलीमर आपस में मिक्स होकर रहते हैं, दो पॉलीमर। इट इज मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर कहो या टू कंपाउंड, दो कंपाउंड या दो पॉलीमर का मिक्सचर है। अब जरा देखिए ये दो पॉलीमर कौन कौन से हैं जिसका स्टार्च बना हुआ है। तो जवाब आएगा, एक है एमाइलोज, बताऊंगा अभी क्या, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। सवाल एमाइलोपेक्टिन पे आया है, एमाइलोपेक्टिन। पहली बात अगर मैं बताऊं कि स्टार्च के अंदर ये दोनों कितने कितने अमाउंट में रहते हैं, तो एमाइलोज कम अमाउंट में रहता है, लेसर अमाउंट में है 15 से 20%, यानी 15 to 20% के अप्रोक्सीमेट। और एमाइलोपेक्टिन जाहिर सी बात है बाकी रिमेनिंग बचा, तो अगर ये 20% था तो ये 80%, और अगर ये 15% था तो ये 85%। तो 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन है। दूसरी बात, एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में कि एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, यानी स्टार्च में 15 से 20% का हिस्सा वाटर सॉल्युबल होता है, बट एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है। अभी दिखलाऊंगा स्ट्रक्चर, समझाऊंगा। रिजिड स्ट्रक्चर, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वही आराम से वाटर में आयोनाइज हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है या सॉल्वेट हो जाता है, बट वो काफी रिजिड स्ट्रक्चर है या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर होता है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिर्फ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जबकि इसके अंदर 1,4 1,6 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक। यही सवाल आपसे पूछा था और ऑप्शन नंबर 1 में यही दिया था कि एमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, लिंकेज मतलब बॉन्ड। तो स्टार्च जो है ना, आप जानो स्टार्च इज बेसिकली मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, जबकि सेलुलोज बना हुआ है बीटा ग्लूकोज का। ये समझिएगा, स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इसीलिए स्टार्च के जो दो पॉलीमर हैं उनके अंदर अल्फा अल्फा बॉन्ड है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जबकि अगर यही होता आपका सेलुलोज तो उसमें बीटा ग्लूकोज था तो बीटा लिंकेज आ जाता। तो ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं एमाइलोज और 1,4 लिंकेज की। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखला देता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सोचो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, और ऊपर है आपका 6 कार्बन। यहाँ पर भी होगा 2 ग्लूकोज,
2 ग्लूकोज। अगर दोनों ग्लूकोज आपस में मिलेंगे 1,4 लिंकेज से, अब देखो 1,4 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 and 6। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 और 4 आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेंगे। कैसे लिंकेज करेगा ये समझो। इस 1 पर होता था H और OH, 1 पर होता था H और OH, और 4 पर भी होता है H और OH। तो ये जब भी दो फंक्शनल ग्रुप आप देखो OH OH, तो आप ऐसा सोचो वाटर रिलीज हो गया है। तो जैसे ही वाटर रिलीज होगा, यहाँ जो कार्बन है इससे सिर्फ ये ऑक्सीजन बचा होगा, तो इन ऑक्सीजन में होगा लिंकेज। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और यहीं पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दो ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, वाटर निकल रहा है। इसीलिए वाटर दोबारा जब दे देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वाटर डालिए, वाटर का क्या करेगा, ये ले लेगा H, ये ले लेगा OH, और अलग हो जाएंगे, दोनों वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था बेटा 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइड, इस बॉन्ड को कहेंगे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी फिर से यहाँ पर अगला जो 4 वाला होगा, यही स्ट्रक्चर यहाँ आएगा 1,4 1,4 1,4 1,4, एक लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये बिल्कुल लीनियर टाइप का होता है, नेटवर्क नहीं है। जबकि एमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या हो रहा है, तो एमाइलोपेक्टिन के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, वो सिखाते हैं। देखो पहला पोजीशन, चौथा पोजीशन, बीच में लगा दिया बॉन्ड, फिर ये है 1, ये है 4, बीच में बना लिया बॉन्ड। इसका जो 1 पोजीशन है, अब नेक्स्ट 4 से ना बनाकर ये 6 के साथ बना लेता है बॉन्ड। ये 6 कार्बन, थोड़ा सा 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन, फिर ये 4 था, ये 1 था, फिर ये 4 था, ये 1 था, ये 4 है। याद रखो कि ये सब 6 है, ये 5th, ये 3rd, ये 2, 1 2 3 4 5th and 6, 2 3 4 5 and 6। इस तरह से बॉन्डिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। थ्योरी तो पहले लिख दिया है, स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखला दिया गया है। वैसे बायोमॉलिक्यूल में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं पहले भी, लेकिन चलिए ठीक है, रिवीजन क्लास है तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे। तो देखो यहाँ पर ये जो बन रहा है दैट इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइड, और ये बन रहा है 1,6, इसी की वजह से थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर बना है, ब्रांचिंग आ गया है। तो इस तरह का लीनियर प्लस ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर या नेटवर्क टाइप का होता है। ये आसानी से वाटर के जरिए सॉल्वेट नहीं हो पाता, दैट इज वाई ये इनसॉल्युबल नेचर का होता है। तो ये है हमारा पॉलीमर स्ट्रक्चर, जिसमें स्टार्च जो है वो बना हुआ है 2 टाइप के पॉलीमर का। एक लीनियर जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम एमाइलोज है, जिसमें सिर्फ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, यानी एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के 4th कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होता है। जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या है, तो वो दूसरे किस्म का पॉलीमर है जिसमें 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी पाया जाता है और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Regarding cross-link or network polymer, which of the following statement is incorrect? ये पॉलीमर से सवाल था। चलिए पहला ऑप्शन क्या है,
दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। बिल्कुल सही जवाब, इसमें इनकरेक्ट बताना है, ये तो खैर सही था, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, दे आर फॉर्म बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, हाँ ये भी सही है। तीसरा, एग्जांपल ऑफ बैकेलाइट एंड मेलानिन, बिल्कुल सही बात है। चौथा, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। अब सोचो जरा, अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर नेटवर्क कैसे बनेगा? अगर लीनियर है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो बेंड होगा ही। असल में क्या है ना, नेटवर्क बनने के लिए क्या होगा, फ्लेक्सिबल बॉन्ड होंगे, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बने फिर अगला बॉन्ड बन जाए ताकि वो नेटवर्क हो जाए। इसका मतलब चौथा आंसर जो है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। क्रॉस लिंक के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे लीनियर स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही बात है। और बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप मोनोमर होंगे, बिल्कुल सही बात है। बैकेलाइट और मेलामीन, एक्चुअली क्या है, बैकेलाइट और मेलामीन की डिमांड भी आई थी बच्चों की कि सर बैकेलाइट और मेलामाइन समझा दें आप, हालांकि डिस्कस कर चुके थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं वो बता देता हूँ। यही है क्वेश्चन नंबर 50, ताकि इसमें आपको फिर बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप समझ में आ जाएगा। तो पहले बात समझो, मैं बैकेलाइट की बात कर रहा हूँ, ये है फेनॉल, दिस इज फेनॉल। फेनॉल का रिएक्शन करा देते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से, दिस इज फेनॉल और ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो, दो फंक्शनल ग्रुप पहले आपस में मिलेगा, यानी मोनोमर बना रहे हैं बाय एडिशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज फेनॉल अनदर इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए होता क्या है, जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो ये बनता है CH2, यानी CH2। इस तरह का हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है। वैसे अगर हम डिस्कस करें तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोसेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने करा दी। अब इसी का हम लोग रिपीटेशन करा रहे हैं, रिपीटेशन। अब वो कैसे हो रहा है उसको समझें। यही चीज देखिए, दो फंक्शनल ग्रुप है, बाई फंक्शनल ग्रुप, ट्राई फंक्शनल ग्रुप, यही मोनोमर की तरह एक्ट करता है और इसी का हम लोग रिएक्शन करवाते रहते हैं। तो इस तरह का चैन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, यही चीजें आपस में होंगी। अच्छा, ये बनता कैसे वो सिखाता हूँ। दूसरा, अब ये दूसरा ग्रुप कैसे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर बन के निकल जाता है, यानी इस पर H हो, यहाँ से जब वाटर बनकर निकलेगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं फिर से इसको पॉलीमेरिक बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह, ये रिपीट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए इस पर ज्यादा हम बहस नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीखें तो फेनॉल का रिएक्शन हम लोग बेस के प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके मदद से किया था और हम लोगों ने जनरली बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्थोसेलिक एसिड। उसको हम लोगों ने पढ़ा है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन में या रीमोट-टेबल रिएक्शन। तो बहरहाल इसको हम ज़्यादा मैकेनिज्म में डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप सीखना चाहें, यहाँ जरूर सीखें। यहाँ का जो H निकलता है वो वाटर बनाता है, वाटर बनाता है, H2O निकलता है और फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो गया, इसको नोवोलैक कहते हैं, पेंड जो बनता है, नोवोलैक। अब इस नोवोलैक का दोबारा से रिएक्शन करवा दिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो अब बनता है एक्चुअली बैकेलाइट, इस तरह से CH2 CH2
CH2 चलता रहेगा सिस्टम। यहां पैरा पोजीशन पर भी CH2, देखिए एक रिजिड जैसा स्ट्रक्चर बना इसके रेस्पेक्ट में होता है, इसके रेस्पेक्ट में CH2 ये पूरा का पूरा हमारा बैकेलाइट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्या है बैकेलाइट में, आपसे या तो स्ट्रक्चर पूछ लेता है बैकेलाइट का, तो बड़ा आसान, यहाँ बेंजीन रिंग लगाओ, फेनॉल बना दो, ऑयल लगाकर इसके ऑर्थो और पैरा पे CH2 लगा दो, वही चीज है। अब अगली बार भी यही, यहाँ देखो ये फेनॉल है, ये ऑर्थो और ये पैरा, ऑर्थो पैरा पे CH2 ग्रुप लगा दीजिए, बनता किसका है भाई, तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर जिसमें आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने बैकेलाइट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मैकेनिज्म लेवल पर डील कर चुके हैं रेगुलर क्लास में, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बस रिवीजन करा रहे हैं। आगे सुनिए, मेलामीन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, मेलामीन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इसमें। ये वापस फॉर्मल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसमें क्या करना है जरा ध्यान से, एक नाइट्रोजन बनाओ, फिर एक कार्बन बनाओ, फिर इधर कार्बन, फिर इधर नाइट्रोजन, फिर इधर नाइट्रोजन, पहले बेंजीन जैसा बना लेंगे और कार्बन, मतलब 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन। बेंजीन में क्या होता है, 6 के 6 होते हैं, सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, अल्टरनेट जैसे बेंजीन में लगाते थे। अब जरा देखो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो अब इससे लाकर जोड़ दो NH2, इस कार्बन से लाकर जोड़ दो NH2, और इस कार्बन से लाकर जोड़ दो NH2, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए हुआ है, इसको N ही रखने दो। ये स्ट्रक्चर मोनोमर की तरह ट्रीट किया जाता है मेलामीन में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं इसका नाम क्या है। दूसरा देखो, अगर मैं इसको कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2, इसको कहता हूँ 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो क्या 2 पर अमीन ग्रुप है, 4 पर अमीन ग्रुप है, 6 पर, तो नाम हो जाएगा बेटा 2, 4, 6 ट्राई अमीनो, ट्राई अमीन। अच्छा 1, 3, 5, 1, 3, 5 ट्राई एजीन, इसको एजीन कहेंगे, जैसे एजाइड होता था बिल्कुल वैसे ही। तो ये बहरहाल खैर नाम नहीं पूछा जाता है, मेनली जानिए स्ट्रक्चर कि ये मोनोमर बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके। अच्छा मोनोमर कैसे बनाता है, तो इसका भी मोनोमर नहीं बनाया है, मेलामीन का मोनोमर बनाना है एक्चुअली। तो देखो होता क्या है, ये जो NH2 है ये रिएक्शन करता है इसके साथ, तो बाकी सब तो वैसे ही होंगे। यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर नाइट्रोजन। ये था हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल डबल। अच्छा बाकी जगह तो NH2 लगा है, समझो कार्बन को हम लोगों ने दिखलाया है यहाँ ऐसे, ठीक है। अब जरा देख यहाँ पर NH, यहाँ पर जो एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना, वो इस पर अटैक करके वही बना देगा इस पर, और ये N लोन पे अटैक मारेगा इस पर, नाइट्रोजन पे है लोन पे, और ये याद रखो फॉर्मल्डिहाइड का थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया था, O पर होगा माइनस, इस पर आके लगेगा H, और ये अटैक मारेगा इस पर, तो NH जुड़ेगा जाकर C H, इस कार्बन में क्या है 2 हाइड्रोजन और साथ में OH। अब यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार कैसे रिपीट होगा, तो ये जाकर OH इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा,
अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बना, बाकी तो ठीक है, NHCH2OH, यही स्ट्रक्चर को यहाँ रिपीट कर दिया, NH2 बाकी सब डबल बॉन्ड NH2 और हुआ। अब देखो क्या होगा, जब तुम लोग मिक्स करोगे तो ये मोनो था, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, वाटर निकल गया है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं इसको इधर भी देख लूँ, इधर भी अगर होता तो यहाँ से एक H निकलता और यहाँ से OH निकलता। दिस इज मेरामर। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा, अमीन, एल्डिहाइड, वहां पे था फेनॉल, एल्डिहाइड, तो कुल मिलाकर ये है कि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, इस बात का ख्याल रखें। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50 में जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे थे वो दोनों एक जैसे थे। वो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो एग्जांपल था, एग्जांपल ऑफ बैकेलाइट एंड मेलामाइट, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा था बायो और ट्राई फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, गलत चुनना था तो गलत तो पहले ही पता चल गया। ऑप्शन नंबर 4 जो कह रहा है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा पॉलीमेरिक में, पॉलीमेरिक में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 51। बड़ा फेमस रिएक्शन, इसका हमने जिक्र किया था, अभी के बात की थी। ये है फेनॉल हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है इसका रिएक्शन कराया गया है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। याद रखना रेमर टेमर रिएक्शन है, RT रिएक्शन। बन रहा है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर बेस ही रहने दिया है, अभी वो नहीं, ठीक है। O पर नेगेटिव चार्ज Al प्लस बेस के प्रेजेंस में, और यहाँ पर है एल्डिहाइड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्स इन, पहला ऑप्शन डाइक्लोरोमिथाइल केटायन नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, डाइक्लोरोमिथाइल बिल्कुल नहीं, डाइक्लोरोकार्बीन बिल्कुल सही जवाब। बहुत फेमस रिएक्शन यही होता है। अब जरा देखो वो बनता कैसे है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है बेटा, इसको तो छोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल तो यही दोनों मिलकर कराए। बोलो अब तुमको दिख रहा होगा, मैंने पढ़ाया है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन जुड़ा रहे मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसको एसिडिक कहते हैं। यानी एसिडिक हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन व्हिच इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, as well as those carbon which is surrounded by 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक प्रोटीन। अगर क्लोरोफॉर्म है तो उसके अंदर ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, ये याद रखना। क्योंकि फिर कार्बन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से खींचेगा और खींचने की वजह से H पर अच्छा खासा डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा। इतना क्रिएट कर देगा जितना ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन वगैरह क्रिएट करता था। तो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। और यहाँ तो बेस है ही, ये NOH ने तो OH रिलीज कर ही दिया है और खुद Na प्लस के फॉर्म में, ये Na जाके यहाँ लग गया है। खैर वो सब बात की बातें हैं, बस समझो आप क्या होगा, ये OH इस H के साथ वाटर बना देगा। अब जब H जाएगा जाहिर सी बात है प्लस के फॉर्म में जाएगा। जब H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा वो सुनिए, तो ये Cl और कार्बन पे आ जाएगा। इन सबसे पहले स्टेप पर क्लोरोफॉर्म में से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जिसकी वजह से कार्ब एनायन बनेगा। अच्छा हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो क्लोरीन है ना वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है जितना क्लोरीन पर है।
अगर क्लोरीन खींच के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो कार्बन के दो क्लोरीन और कार्बन हो गया न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल हो गया तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या? कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। मैं इलेक्ट्रॉन दिखला रहा हूँ। कार्बन के पास इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। जब ये चला गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, यानी कार्बन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले हैं जो फ्री हैं, बाकी क्लोरीन वाले हैं, क्लोरीन वाले हैं, क्लोरीन वाले। क्लोरीन ये दोनों लेके चला गया। क्लोरीन के लेके जाने की वजह से कार्बन न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन इसके पास 4 ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए? 6। यानी पहली बार ऐसा हुआ इस स्टेप पर जहाँ क्लोरीन निकला है माइनस के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ। कार्बन को न्यूट्रल जरूर बना दिया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इसी को कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे ही दिखे। इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से कहूँ तो इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो इसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल है जहां 2 इलेक्ट्रॉन और आकर बॉन्ड बना देंगे। ये क्लोरीन वाला, क्लोरीन गया, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। ये तो जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था दिस लोन पे, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। 2 क्लोरीन था तो डाइक्लोरोकार्बन। आपसे ये पूछा गया है कि रीमर-टेमर रिएक्शन में आरटी रिएक्शन में जब क्लोरोफॉर्म आप लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या काम करता है? तो कहेंगे डाइक्लोरोकार्बन। ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका यूं समझिए कि इस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था? 8 नहीं है, 8 से कम, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन। बहुत फेमस रिएक्शन के अंदर आपसे पूछ रहा है जरा बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? तो भाई डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में भी डील किया था, जीओसी में भी डील किया था, और जब फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो वहां पे डील किया था। क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपैरेटिवली सेम मॉलिक्यूलर मास। तो समझो पहले बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले किस बात पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बेटा, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे आपको उतना ज्यादा हीट या टेम्परेचर देना होगा ताकि बॉन्ड तोड़ना है, बॉइल करना है, यानी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अलग करना है। यानी एक मॉलिक्यूल्स, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, इनके बीच में बॉन्ड कैसे? नेचर ऑफ बॉन्ड देखें। अच्छा, अगर नेचर ऑफ बॉन्ड सेम हो गया तो फिर नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे जिसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले नेचर, अगर आयनिक बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अगर आयनिक बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बॉन्ड देखना है। अगर नेचर ऑफ बॉन्ड सेम हो गया तो फिर आपको अगला देखना है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है, मान लो कहीं पर एक मॉलिक्यूल के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड बना, एक ही बॉन्ड, अगली बार डबल बॉन्ड, अगली बार ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उससे थोड़ा कम डबल बॉन्ड वाले का, उससे कम सिंगल बॉन्ड वाले का। तो क्या आपको दोनों मॉलिक्यूल को कंप्लीटली अलग करना है। तो ये बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड सेम हो जाता है तब नंबर ऑफ बॉन्ड ही सेम हो गया, समझे सिंगल बॉन्ड है, तब देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर मास। अच्छा, मोलर मास क्यों देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्यों देखते हैं? 1/1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा
वंडर वाल फोर्स ऑफ अटैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अच्छा, अगर सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करो। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहली बात फॉर्मूला जो है, चलो फॉर्मूले को थोड़ा स्ट्रक्चर वाले स्टाइल में बना देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर वाले स्टाइल में कुछ ऐसा बनाता हूँ, 2 यूनिट ले लेता हूँ। मान लो आर सी डबल बॉन्ड O सिंगुलर बॉन्ड OH। असल में क्या है, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये ट्राइगोनल दिखाई देगा प्राइमरी जैसा, ट्राइगोनल पेनियर स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड की वजह से 1 2 3 इसलिए बनाया। ये थोड़ा सा वी शेप जैसा है, ब्लेंड शेप, एंगुलर शेप जैसा। इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है पर 2 2 लोन पे है। चलो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, जहां R सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज सेकंड यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एक मॉलिक्यूल नीचे में, मॉलिक्यूल नीचे। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा तो जरा ध्यान से देखिए। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ता है। मैंने कहा था फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया है, कहाँ पर, सॉल्यूशन चैप्टर में, लिक्विड स्टेट में एसिटिक एसिड को जब भी हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन जब बना रहे होते हैं, दो एसिटिक एसिड आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक में कन्वर्ट हो जाता है। एसोसिएशन वाला एक नॉर्मल मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट में बॉन्ड ऑफ फैक्टर जब पढ़ा रहे थे तब बताया था और बोला था इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, क्योंकि टाइमर बना था। दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। चलो आपको याद दिलाते हैं, डीएनए आपने पढ़ा होगा, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें नाइट्रोजन बेस के बीच में भी ऐसा ही बॉन्ड बनता है। कहाँ कहाँ, एडेनिसीन एंड थाइमीन डबल बॉन्ड बनते हैं। ये डबल बॉन्ड क्या है, बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक डीएनए का स्ट्रैंड और दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में जो ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड आप कहें, इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन बेसिस ए और टी के बीच में डबल था, जबकि सी और जी के बीच में साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल। तो यहाँ समझ में आ रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड सेम है। अगर मैं बॉयल करूंगा तो सबसे पहले ये दोनों अलग होंगे, बाद में ये अलग होंगे हाई टेम्परेचर। लेकिन खैर बात अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले थे, इसीलिए याद रखिए ऐसा हो जाता है कि यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, मैंने बॉन्ड ऑर्डर की बात की थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये बात सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एल्कोहल में नहीं बनेगा भाई, एल्कोहल में भी बनेगा। देखो, एल्कोहल का फॉर्मूला है ROH, दिस इज वन मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल चलो मैं बना देता हूं, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहेंगे हाँ बन रहा है। कौन सा बन रहा है, दिस। लेकिन इसमें कितने बने, एक बॉन्ड बने। तो आप कह सकते हैं एक तरह से एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे। कीटोन में थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा बनना, रीजन ये है कि यहाँ बल्कीनेस ग्रुप आ जाता है। दिस इज कीटोन, एक यूनिट एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, अगला यूनिट फिर से नहीं बना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना मुश्किल, यहाँ एल्कोहल में ज्यादा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया, आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि एल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बनता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जबकि एल्कोहल में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो खैर पहला ऑप्शन है
फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो गया कि एक ही जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, और ये पॉसिबल नहीं है खासतौर से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप जाने। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहेंगे एक ही मॉलिक्यूल में, इसी में ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो देखो इसके बॉन्ड में अगर बॉन्ड बन गया तो कितने मेंबर रिंग बने ये गिनेंगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग बेटा बनाया जाए स्टेबल नहीं, चिलेशन नहीं हो सकता। चिलेशन या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने में होता है, कम से कम 5 या 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। 4 मेंबर रिंग में चिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तब तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन अब नहीं होगा, ये तो खुद ही इंटरेक्शन कर लिया भाई, दूसरे के साथ कंबाइन हो ही नहीं सकता। दूसरे के साथ कंबाइन सिर्फ वैन डेर वाल्स फोर्स की वजह से होगा, मास की वजह से होगा। बात समझ में आ रही है? दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं लग रहा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये अगर इंट्रा बना रहा है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कम है, मगर बहरहाल ये इंट्रा नहीं बना रहा बेटा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग चिलेशन या 4 मेंबर रिंग बनता ही नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब भी बनेगा तो इंटर बनेगा बेटा, दो मॉलिक्यूल के बीच में। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, बेकार बातें हैं। मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेकार की बातें हैं। ऑप्शन 4 फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट आंसर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 4। और अगर बताता कितने बॉन्ड तो ये भी बताते कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, डाइमर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है CaH10O, इसको ए कहा। अच्छा, इज फाउंड टू रिएक्ट विथ, इसका रिएक्शन करवाया है NaOI के साथ। अच्छा, प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग विथ Y विथ NaOH। अच्छा, ये जो खुद है ना, ये प्रोड्यूस हुआ होगा व्हेन Y इज रिएक्ट विथ NaOH, यानी Y और NaOH का रिएक्शन करा के NaOI बनता है, जिसको कंपाउंड A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, yield a yellow precipitate with characteristic smell। A और Y पहचानना है, A और Y पहचानना है, और येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। देखिए बहुत ही आसान, जब भी हम बेस का रिएक्शन किसी हेलोजन ग्रुप के साथ करेंगे तभी ये बनेगा, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है NaO तो है, H हटाओ I लगाओ, तो इस Y में I होना चाहिए, Y में I होना चाहिए, और I क्या है, आयोडीन। तो इसका मतलब ये हो गया, ये Y जो है आपका वो तो आयोडीन फिक्स हो गया, दिस इज आयोडीन। तो NaOH प्लस I2 का जब आप रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, एक HI बनता है साथ में एक HI भी बनता है, जिसको आप हटा दिए, यानी इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो Y तो हमने पहचान लिया। देखो चारों ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, Y सब में लगा हुआ है, तब तो ये कोई बात ही नहीं है। अब आप पहचानोगे कैसे दोस्तों, अब आपको ऐसे पहचानना है कि जब ये रहेगा यानी बेस प्लस हेलोजन, तो इसको कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो बताऊंगा ये कौन देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमेशा हेलोफॉर्म बनता है। यहाँ आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा एज अ प्रोडक्ट। हालांकि वो पूछता अगर आपसे कि ये बताओ ये जो येलो पीपीटी है यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट वो क्या है, तो आप कहोगे आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा CHI3। अब सुनो, हेलोफॉर्म देता है कीटोन ग्रुप विथ अल्फा CH3, यानी अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर CH3 ग्रुप नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। यानी हेलोफॉर्म के लिए शर्त क्या है, CH3 फंक्शनल ग्रुप से बता दो CH3। अब आ जाते हैं, अच्छा इसमें अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सब जगह
फेनॉल जैसा स्ट्रक्चर बना है, यानी बेंजीन और एल्कोहल, यानी एल्कोहल बना है, तो हाँ ठीक है, इसका हम एल्कोहल जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या तो कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन देगा, या फिर समझो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा CH3 हाइड्रोक्सी, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कहलाता है, इसे बीटा हाइड्रोक्सी। अगर अल्फा CH3 बोला तो बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कुल मिलाकर बात ये बता रहा हूँ, CH3 ये है बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, इस पर और बेहतर रहे कि फिर यहाँ पर कोई डबल बॉन्डेड स्पेसिस होगा, यहाँ पर तो बेंजीन ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप करता है। तो ये याद रखिएगा, हेलोफॉर्म जनरली कीटोन ग्रुप करता है, लेकिन अल्फा पोजीशन पे यानी जस्ट कीटोन ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन होगा उस पर 3-3 हाइड्रोजन ग्रुप होने चाहिए। या अगर एल्कोहल का केस है तो अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ कीटोन की तरह, तो इसको बीटा बोलूंगा, बीटा पर एल्कोहल हो। अगर कीटोन ना हो तो एल्कोहल हो, ये देखो कीटोन हो या एल्कोहल हो, लेकिन ये CH3 फिक्स है। तो A क्या होगा बेटा, तो ये जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये दिखे। तो पहले ऑप्शन में क्या तुमको CH3 के बराबर वाले कार्बन में एल्कोहल दिख रहा है, नहीं, CH3 के ठीक बराबर कोई बेंजीन रिंग है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में CH2 ग्रुप दिख ही नहीं, सॉरी CH3 ग्रुप दिख ही नहीं रहा दूसरे में। तीसरे में CH3 दिख रहा है, CH3 बराबर में C, फिर उस पर OH, फिर बेंजीन प्लस I। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चौथे में क्या है, CH3 के बाद में है ही नहीं। इसका मतलब साफ साफ याद रखिएगा कि या तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा या फिर ये कंडीशन, यही दोनों कंडीशन हेलोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। में क्या बोल रहा है, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स, कोई कंपाउंड है ए, जब इसका हम लोगों ने रिएक्शन करवाया सोडियम के साथ तो इसने प्रोडक्ट दिया है बी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड विद PCl5 गिव्स सी। अच्छा, इसी ए का अगर हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये प्रोडक्ट देगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। B and C रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर। अच्छा, B और C का फिर हमने रिएक्शन करा दिया, यानी इनका आपस में रिएक्शन करा दिया तो we will get डाई इथाइल ईथर। चलिए बनेगा डाई इथाइल ईथर, दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अच्छा, कह रहा ABC पहचानो क्या होगा ABC। चलो पहला तुमको दिमाग बताते हैं क्या होगा। देखो PCl5 जब भी है ना, तो मैंने पढ़ाया था आपको ऑक्सीजन चाहिए, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यानी इसको अगर ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब A के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ है, एल्डिहाइड ग्रुप में है, एल्डिहाइड ग्रुप में है, एल्कोहल ग्रुप में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, कीटोन में। लेकिन वहां पे क्या होता है, दो क्लोरीन लग जाते हैं। खैर बात, फिलहाल आप समझो ऑप्शन ए हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि ए सबसे पहले ये पूछा है, तो ए के अंदर होने चाहिए कौन, एल्कोहल। तो भाई इथाइल एल्कोहल ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में भी इथाइल एल्कोहल है, ऑप्शन 3 में कह रहा है इथाइल क्लोराइड हो तो मुमकिन नहीं है, और चौथे में भी है इथाइल एल्कोहल। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 1 2 4 सॉरी 3 तो है, 3 में तो क्लोरीन है, यानी ए जो है 100% इथाइल एल्कोहल। इतनी बात तो क्लियर हो गई। क्योंकि मैंने कहा ना ऑक्सीजन बियरिंग एलिमेंट होगा, क्योंकि PCl5 का आपने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा चुका है। इसमें क्या होता है, हीट करने पर बताया गया था ये दोनों क्लोरीन निकल जाती है और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है आपका POCl3। ये दोनों क्लोरीन निकल गए, यहाँ पर PCl3 था, साथ में लोन पेयर था, वो लोन पेयर ऑक्सीजन को ट्रैप करके POCl3 बना देगा एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट HCl हो जाएगा और ये क्लोरीन लाकर जोड़ देगा। तो इसका मतलब C स्ट्रक्चर जो बन गया आपका, वो बन गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्योंकि आपका बाई प्रोडक्ट बना है POCl प्लस HCl।
ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है, इसको हम लोगों ने देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म की जो सीरीज पढ़ा था उसमें भी कई बार रिएक्शन करवाया PCl5 का। होता क्या है, चलो भाई सीख लो। होता ये है कि ये जो इथाइल एल्कोहल था इसमें से ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूटता है तो PCl3 साथ में O, और ये HCl के साथ चला गया, ये क्लोरीन लाकर इस कार्बन पे जोड़ो, तो H को Cl के साथ O को यहाँ, फिर इसको Cl, तो A और C डिसाइड हो गया भाई। तो C में देखो, C तीसरा ऑप्शन है, कहाँ पर तुमको दिख रहा है 2 कार्बन और क्लोरीन, पहला ऑप्शन 2 कार्बन क्लोरीन सही है, दूसरे में तो होगा नहीं, और चौथे में भी है। तो अब बचा कौन सा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो जरा सुनते हैं, जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भाई यही है, एक्सचेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, सोडियम यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों का रिएक्शन कराने को कहा था, तो भाई ये तो SN2 टाइप का रिएक्शन है, यहाँ से ये हेलोजन निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करके बना देगा डाइइथाइल। इसको कहते हैं हम लोग विल्किंसन ईथर फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी में बनेगा न्यूक्लियोफाइड सोडियम एल्कोक्साइड। तो ए है हमारा इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन ए में भी है, सॉरी 1 में भी है, 2 में भी है, 4 में भी। चलो दूसरा बोल रहा हूँ मैं, दूसरा बन रहा है सोडियम इथॉक्साइड, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, और तीसरा बन रहा है आपका इथाइल क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल, सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल क्लोराइड। तो ये था हमारा रिएक्शन 72वें का। चलिए 73वां, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म से ये सारी चीज़ें डील हो जाएंगी, आपको सारे रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। तो PCl5 ने बता दिया था कि ऑक्सीजन होगा, चूंकि ऑक्सीजन को ही ट्रैप करता है, और ऑक्सीजन 3 जगह था, फिर इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है। 73वें पे आ गया हाइड्रोकार्बन A, यानी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन होने से, नंबर पता नहीं XY मान लिया आपने, तो A है हमारा हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। अच्छा, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड। अच्छा, ये अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा, मैंने इस वक्त A लिया है, वरना ये R है जनरली, R, चलो इसको A ना करके R कह देते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड बना देगा। चलो भाई आगे बोलो, बाय विच Woods reaction is converted to gaseous hydrocarbon less than 4 कार्बन एटम। अच्छा, इसका हम लोग Woods रिएक्शन कराते हैं, सोडियम प्लस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Woods रिएक्शन होता है। Woods रिएक्शन में क्या कह रहा है कि ये डाइमर बना देता है, Woods में सिमेट्रिक बनाते हैं, ये R जो है ना, ये यहाँ से हेलोजन हटता है फ्री रेडिकल लेके, और 2 R आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यही होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, लेस देन 4, लेस देन 4, यानी ये जो अल्केन बनेगा वो 4 कार्बनों से कम बनेगा, लेस देन 4 कार्बन। यार 4 कार्बन से कम होता है 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, ये 4 से कम क्या क्या होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और याद रखिए इसमें जो बनता है उस रिएक्शन में वो कैसा बनता है, तो वो पढ़ाया गया है आपको, इवन नंबर एंड सिमेट्रिक, इवन नंबर और सिमेट्रिक अल्केन का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन में। तो यार इवन नंबर तो बस 2 ही है, तो और 2 का मतलब क्या हो गया, ये दोनों R मिलाकर 2 है, तो इसका मतलब R 1 कार्बन, 1 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ 1 कार्बन मतलब मीथेन। यानी अगर पूरा रिएक्शन अब समझाऊँ आपको, तो A हमारा मीथेन था, इसमें सबसे पहले आपने ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर CH3Br बना दिया, उसके बाद Woods रिएक्शन करवाया इसका सोडियम के प्रेजेंस में, तो NaBr अलग हो गया, 2 मॉलिक्यूल और 2 मिथाइल आपस में जुड़कर बना रहे हैं इस तरह से रिएक्शन। तो द करेक्ट आंसर इज मीथेन, करेक्ट आंसर इज मीथेन। हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन पे मीथेन, तो द करेक्ट आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, सब रिएक्शन मैकेनिज्म से सवाल पूछ दिए गए हैं, और सवाल भी बहुत आसान है। Woods रिएक्शन वगैरह से पूछा गया सवाल, ब्रीमर-टेमर से पूछा गया सवाल, और हेलोफॉर्म रिएक्शन से अब तक तो नहीं हम लोगों ने देखे हैं। चलिए 74
पर आते हैं। 74 में क्या कह रहा है? 74 में कह रहा है C7H8, इसका रिएक्शन कराया गया 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। अच्छा, हीट देकर करवाया गया और प्रोडक्ट बना है A। फिर इसका ब्रोमीन आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के बनाया गया B। फिर जिंक HCl से रिएक्शन करवाया गया और बनाया गया C। क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ C इज M ब्रोमोटोलीन, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोटोलीन, 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई क्लोरोटोलीन और पैरा ब्रोमोटोलीन। यानी इतना तो पता चल गया कि सब में टोलीन है और ये एक्चुअली टोलीन ही है बेटा। अगर आप समझो C7H8, देखो 6 से ज़्यादा अगर आप वो कार्बन देखें तो आप सबसे पहले बेंजीन बनाया करो। बेंजीन 6 कार्बनों का होता है। तो यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो C6H6 दिख रहा है, यानी 6 कार्बन है, 70 एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटाया हमने, एक हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से हटाया ये हो गया 5। अब इस पर जोड़ देंगे CH3। तो आप बताओ ना, इसमें एक कार्बन जोड़ के 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? C7H8। दिस इज टॉलीन। तो इतना तो पता चल गया कि ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ फॉर्मूला ये टॉलीन का। अब तो रिएक्शन आसान ना हो गया, क्यों? क्योंकि हमें टॉलीन का रिएक्शन करवाना है 3 मोल क्लोरीन। हीट करने का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरीन हटाओ, सॉरी हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ। इट मीन दैट जो A बना आपका वो बना है ट्राइक्लोरोटोलीन, यानी हाइड्रोजन हट गया क्लोरीन लग गया, और जो यहाँ क्लोरीन एक बचा हुआ था वो इस H के साथ अलग हो गया, मगर A तो बन गया हमारा। बस C पूछा गया, चलो C पूछा गया। ये रिएक्शन देखा जाए, जब भी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसका नाम है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ Br+ जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल आयरन के प्रोसेस में। एक्चुअली क्या होता है, आयरन के पास बैकेंड और ऑर्बिटल होते हैं, ये एसिड की तरह काम करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट है भाई, डी ब्लॉक में बैकेंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एसिड का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने करवाया था हेलोजिनेशन में क्लोरीन का AlCl3 के प्रोसेस में, लुईस एसिड, यहाँ पर भी वही काम होगा। ये आयरन के पास बैकेंड और ऑर्बिटल पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे इसमें एज अ लिगेंड, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली Br पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये आयरन ने आकर इस ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दिया है Br+। अब सुनो, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जब अटैक करता है तो वो देखता है कि जो बेंजीन पे लगे हुए ग्रुप है वो कैसे है। अगर ये -M है बेटा, मतलब खींचने वाले, तो मेटा पे लगेगा, और अगर ये +M है तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। अच्छा, +M की शर्त क्या है कि इस पर जो लगा हुआ कार्बन है या जो भी है, इस बेंजीन पे जो लगा हुआ ग्रुप है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए या निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये देगा। और देने को कहेंगे +M, देकर ऑर्थो पैरा को निगेटिव बना देगा तो वो पॉजिटिव को तुरंत खींच लेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो ग्रुप आप लगा रहे हैं उसमें प्लस चार्ज, और अभी पढ़ाया था मैंने, ये क्लोरोफॉर्म जैसा लग रहा है आपको, 3 क्लोरीन इस कार्बन, जिस पर एसिडिक हाइड्रोजन बोला गया था कि जब क्लोरीन लग जाए वो भी 3, तो ये अच्छा खासा प्लस हो जाता है बेटा, कि क्लोरीन खींचता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कार्बन से, जिस पे प्लस चार्ज आता है, ये हाइड्रोजन से खींचकर अपने प्लस चार्ज को जस्टिफाई करके निगेटिव बना देता है, और अल्फा हाइड्रोजन हट गया या एसिडिक हाइड्रोजन हट गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन लगा दें, ये बेंजीन से लेगा, और बेंजीन से अगर लेगा तो ये ग्रुप खुद क्या बन जाएगा, -M, खींचने वाला ग्रुप। ये -M है, खींच रहा है, यानी बेंजीन दे रहा है, देने की वजह से ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, या इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो अब निगेटिव चार्ज एफिशिएंसी कहाँ है, मेटा, यानी ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गया, ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप हो गए, ब्रोमीन लाकर जोड़ दो। तो ये स्ट्रक्चर आपने भी बना दिया, दिस इज ए स्ट्रक्चर।
दिस इज बी स्ट्रक्चर। अब देखो जिंक HCl ये तुमको क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा लगा होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा एसिडिक मेटेरियल। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, इस C स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हो अगर तो सुन लो, ये तीनों क्लोरीन हटाकर वापस H लगा दो, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो फाइनली अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में। ये बात हमेशा मानिएगा। ये जिंक HCl के प्रेजेंस में ये तीनों क्लोरीन को हटाकर वापस हाइड्रोजन लगा देता है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है मैं उसका नाम लिखूं तो मेटा ब्रोमो टॉलिन। मेटा ब्रोमो टॉलिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, ये बेंजीन रिंग दिया है, यहाँ CH3 CH2 CH2 Cl यानी क्लोरोप्रोपेन दिया है और एनहाइड्रस AlCl3। पहला प्रोडक्ट P है, उसके बाद इस पर ऑक्सीजन, फिर दूसरे पर हाइड्रोलिसिस करवाया, हीट करवाया, Q और R बनाया। पूछ रहा है PQR क्या होगा, तो जरा देखते हैं। पहले आप इसको सीखें। ये हमारा बेंजीन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है और यहाँ से ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बन में आ जाता है प्लस चार्ज। ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होंगे 1,2 मिथाइल से CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, साथ में प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा CH3। यानी ये AlCl3 किस तरह काम करता है भाई, लुईस एसिड की तरह काम करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से जनरेट हो गया, ये अल्फा, ये ज़्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि अगर आप यहाँ देखें तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा था, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। इसीलिए बेहतर था क्या शिफ्ट करते, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते, यानी यही का हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। खैर बात, अब देखो ये अटैक मारेगा बेंजीन पर और P प्रोडक्ट बना देगा। इस कार्बन से लाकर जोड़ो, इसी को क्यूमिलीन कहते हैं या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। क्यूमिलीन या इसी का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस पे क्या कहा जा रहा है, दिस इज P स्ट्रक्चर, ये हमारा P है, P स्ट्रक्चर। अब आप देखिए Q और R पूछ रहा है, यानी इसी को ब्रेक करो। बताया था मैंने ये बन जाएगा आपका Q और R बन जाएगा ACO। एकदम आसान सा रिएक्शन है। जैसे ही क्यूमिलीन बना ना, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, इस पर डबल बॉन्ड को, इस पर OH, यानी ये फिनॉल बन जाएगा, ये एसीटोन बन जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म को कई बार डिस्कस किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्यूमिलीन बना है, नहीं बना, दूसरे में नहीं, तीसरे में हाँ क्यूमिलीन बन गया है, P स्ट्रक्चर में क्यूमिलीन बन गया है, फिनॉल भी बन गया है। तीसरा वाला नहीं होगा क्योंकि एसीटोन नहीं बना, वहां एल्कोहल है, OH दिया हुआ, देखो CH3 CH OH फिर CH3, OH नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन 4 में देख लेते हैं, क्यूमिलीन हाँ ठीक है, फिनॉल ठीक है, एसीटोन सही। ऑप्शन 4 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 में ये सब दिया हुआ है, बेंजीन CH CH3 का होल ट्वाइस, फिनॉल CH3 CO CH3,
बिल्कुल सही। यानी हम इसको ऐसा दिखला सकते हैं, जो ऑप्शन के हिसाब से दिखलाया गया है वो ये है, ये CH है, इसी CH पे 2 CH3 है, तो होल्ड वाइज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 81 हमारा हो गया। चलिए 82 क्वेश्चन को देखते हैं भाई, 82 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है which of the following compound can form ज्यूटर आयन, इनमें से ज्यूटर आयन कौन बना रहा है। पहला ऑप्शन एनिलीन, दूसरा एसिटानिमाइड, बेंजोइक एसिड, ग्लाइसिन। तो करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन। एमिनो एसिड आपको पढ़ाया गया था, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन जिसके ऊपर R लगा था, R की जगह पे अगर मैं H लगा दूं तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। बाकी सब में आप देखें, जैसे एनिलीन है, एनिलीन क्या है, बेस है। अगर आप देखें तो एनिलीन क्या है, बेस है। और ज्यूटर आयन के लिए एसिड बेस दोनों सेंटर होना चाहिए। बेंजोइक एसिड, इसमें तो खाली एसिड है, यानी कुल मिलाकर अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो या तो एसिड आ रहा है या बेस आ रहा है। जबकि एसिड बेस दोनों होगा तब ज्यूटर आयन बनेंगे। कैसे, तो जरा सुना जाए। ये हमारा ग्लाइसिन है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ग्लाइसिन। पढ़ाया था मैंने एमिनो एसिड या एमाइनो एसिड, तो बताया था कि जब भी हम इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके पास था लोन पेयर, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा इस H+ को। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये बना लेगा NH3 पे प्लस चार्ज, साथ में CH2 CO2-। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये H आकर यहाँ, ये प्लस। यही है ज्यूटर आयन, जैसे ज्यूटर आयन। तो याद रखिएगा एमिनो एसिड ज्यूटर आयन बनाता है। फिर मैंने यही पढ़ाया था कि अगर हम एसिडिक मीडियम रखते हैं H+, तो उस H+ को ये एक्सेप्ट कर लेता है और ओवरऑल यहाँ प्लस चार्ज बचता है। मतलब ये ज्यूटर आयन केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और केटायन माइग्रेट करता है कैथोड की तरफ, जो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव केटायन बना, C से केटायन, C से कैथोड, केटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। अच्छा चलो, अगर हम इसको बेस लगाते हैं बेटा, तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से H+ निकलेगा, असीम H+ निकलेगा तो ये तो न्यूट्रल बन जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। यानी ये पूरा का पूरा जो होगा एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनायन ए से एनायन, ए से एनोड, एनायन एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव एनायन है, एनोड की तरफ जाएगा। अगर माइग्रेशन नहीं हो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, यानी वो पीएच जिसमें माइग्रेशन नहीं हो ज्यूटर आयन का या केटायन एनायन का, उस पीएच पर जो वैल्यू आती है उस पीएच की, उसे हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पर ज्यूटर आयन का या एमिनो एसिड का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइग्रेशन न हो। ये तो हमारा क्वेश्चन होगा। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, NH2 ORF, दूसरे में है NR2 ORF, तीसरे में दे रहा है NH2 ORF और चौथा ऑप्शन है हमारे पास NR2 OR। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इंडक्टिव इफेक्ट -I का ऑर्डर बताना है। जरा समझिए, -I का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और -I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो खींचेगा। और हमें मालूम है यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूँ तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दैन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दैन नाइट्रोजन। ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से पता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो हम ये बात तो अच्छे से जानते ही हैं। अब जरा सुनिए, -I नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन, सही बात है। -I इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सही बात है। यहाँ देखते हैं
नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, यार ये भी सही है। नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा नहीं, ये गलत है। माइनस आई में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लिखा जाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो इस हिसाब से तो पहला दूसरा दोनों आ गया ऑप्शन। Which of the following is correct with respect to minus I of the substituent R for alkyl group? फर्स्ट सेकंड दोनों सही, जीओसी के हिसाब से मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस है उस हिसाब से अगर आप देखें तो पहला और दूसरा दोनों आंसर सही है भाई इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आते हैं, 89 की तरफ। अब या तो ये क्वेश्चन बोनस हो गया होगा क्योंकि दो ऑप्शन है सही, या हो सकता है जो पेपर मुझे मिला है इसमें कुछ मिस्टेक हो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से तो मैंने आंसर 1 2 दोनों मारा क्योंकि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल। अच्छा पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज है, वाई ग्रुप है, एच ग्रुप। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्बोकेटाइन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखना है क्या वाई को डिफाइन किया है, नहीं वाई को डिफाइन नहीं किया है किसी ने भी। चलिए वाई को जब डिफाइन नहीं किया है तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो जरा देखें ये NO2 मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव, और ये क्या है खींचता है इलेक्ट्रॉन को, मेटा डायरेक्टिव। और साथ में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मेटा पोजीशन में प्लस चार्ज, ये तो लेस स्टेबल होगा बेटा, खींच कर प्लस चार्ज बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा देख रहा हूँ यहाँ पर तो भाई डायरेक्ट NO2 से जुड़ा हुआ है, NO2 खींचने वाला ग्रुप है, खींचता है, तो यहाँ पर खींच कर प्लस चार्ज बहुत बड़ा बना देगा, ये भी सिस्टम। ये मेटा डायरेक्टिव है बट ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन मेटा डायरेक्टिव से आज़ाद होता है, यानी ये NO2 का इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये डायरेक्ट खींच कर। तो सबसे आसान ऑप्शन तो यही था, सब में तो मेटा डायरेक्टिव होता है। अच्छा देखो समझो, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझो बात को। क्या ये प्लस चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर जरा सोचो तो इसका क्या बना, यहाँ आ गया निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव में बन गया बॉन्ड, और यहाँ इस वाले कार्बन पर क्रिएट हो गया प्लस चार्ज, ऊपर है NO2। अब आप जरा सोचो 1 का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, और NO2 से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है वही पॉजिटिव है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी, चौथे ऑप्शन में। तो तीनों में NO2 क्या करेगा, खींचेगा, खींच के इस प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो अनस्टेबल। अब सवाल उठा कि तीसरे वाले में क्या दिक्कत था, तो बेटा ये मेटा था और ये पैरा था, तो रेजोनेंस में पैरा पे कोई फर्क ही नहीं डालेगा। कैसे नहीं डालेगा, चलो इसको भी देखते हैं, इसको देखते हैं सेम तरीका, ये इधर ब्रेक करो, इस वाले कार्बन पर क्रिएट हो गया पॉजिटिव, इस पर आ गया निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना देगा बॉन्ड, बाकी जो जैसा है वैसा ही। देखो भाई यहाँ डबल हो, इधर क्या ये NO2 ने ऑर्थो पे कोई फर्क डाला ना, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में डालेगा ही, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ये बनाया। अच्छा आगे और रेजोनेटिंग बना सकते हैं, कहिएगा कि ये वाला अगर इधर टूट गया यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बना देगा बॉन्ड, इसका नेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ आ गया था निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, और यहाँ निगेटिव। तो आप देखें NO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही देगा,
इस प्लस चार्ज को बढ़ाया नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ था। ये तीसरे वाले बड़े पॉजिटिव से नहीं था, लेकिन बेटा से था, और बेटा बाद में जाकर डायरेक्ट इस प्लस वाले से जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होगा, पैरा पे और ऑर्थो पे आएगा। देखो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा। इसका मतलब बीटा डायरेक्ट ऑर्थो पैरा पे फर्क नहीं डालता, वो बेटा पे डालता है। और बेटा अनस्टेबल बना है तो खींच के प्लस चार्ज को बढ़ा रहा, प्लस चार्ज को बढ़ा रहा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ अनस्टेबल है, थर्ड इज द स्टेबल। तो जीओसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के तरीका से। नेक्स्ट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, और तीनों सेक्शन में भी देखा जाए तो ये लास्ट नंबर पे ही है, क्योंकि मैंने कहा था 45 से 90 तक केमिस्ट्री का पोर्शन था। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो हम पहले ही डील कर चुके हैं। तो आज ऑर्गेनिक में ये देखिए लास्ट 90 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp and sp। इसमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर ये है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल C ट्रिपल CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। चौथा CH3 CH डबल CH सिंगल CH। तो जरा देख लीजिए, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जो एक तरफ डबल बाकी तरफ सिंगल बनाता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 सिग्मा है, बाकी एक पाई है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। अच्छा, कार्बन एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल बनाए, या दोनों तरफ डबल डबल बनाए, इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp है 2 सिग्मा। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ऑर्बिटल, 2 सिग्मा 2 ऑर्बिटल, एक इसका एक पी का, 3 सिग्मा 3 ऑर्बिटल, एक इसका 2 पी का, 4 सिग्मा 4 ऑर्बिटल, एक इसका 3 पी का। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि पी 3 है तो तीनों पी आ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो टेट्राहेड्रल शेप होता है। यहाँ 2 ही एक्सेस आए हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ एक ही एक्सेस आया है प्लेनर स्ट्रक्चर। ये दोनों प्लेनर, दिस इज लीनियर, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर एंड दिस इज टेट्राहेड्रल। चलो खैर, यहाँ पे तो क्वेश्चन sp3 का है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड को तो लेंगे ही नहीं लेंगे बेटा। यहाँ देखते हैं इसके चारों तरफ, चलो क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। अब पहले आपको sp2 लेना था, तो ये हुआ ही नहीं। चलो मैं पूरा निकाल देता हूँ। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो sp, इसके चारों तरफ चलो क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसके चारों तरफ चलने में ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp। इसके चारों तरफ चलो क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है sp, इसके चारों तरफ चलो क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है sp। इसके चारों तरफ चलो क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2। इसके चारों तरफ चलो डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2। इसके चारों तरफ चलो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है sp। इसके चारों तरफ चलो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है sp। यानी कार्बन के चारों तरफ चलो, देखो क्या दिख रहा है, क्या लिखना था आपको, sp2 sp2 sp sp, यार करेक्ट आंसर is 2। फिर भी मैं सब चेक कर लेता हूँ। इस कार्बन के चारों तरफ चलो डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा sp2, इसके चारों तरफ भी डबल बॉन्ड sp2, इसके चारों तरफ भी sp2, डबल बॉन्ड दिखेगा sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 कार्बन, सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, सिंगल बॉन्डेड sp3। तो आप देखिए, आपको sp2 sp2 sp sp करना था, sp2 sp2 sp sp, बाकी कहीं नहीं। sp2 sp2 तो था, लेकिन sp sp नहीं था। यहाँ तो sp2 ही नहीं था, sp2 ही नहीं था स्टार्टिंग में। तो ये कुल मिलाकर आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2018 का पेपर हो गया। तो अब अगर आप देखें तो हमने 2019 के केमिस्ट्री के फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डील कर लिए, और 2018 के भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डील कर लिए। साथ में हमारे बच्चों ने रिएक्शन मैकेनिज्म की रिवाइज की थी, तो मैंने कुछ लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म पे लिए हैं और बायोमॉलिक्यूल्स पर भी लिया है। अब चूंकि आज 11 तारीख है और परसों आपका एग्जाम है,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के दिन आप कुछ भी ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें और बिल्कुल पैनिक ना हो। आज जो पढ़ा दिया गया बस उतना ही आप पढ़ें, या आपने खुद से जो आज तक पढ़ा है, चाहे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सिर्फ उतना ही पढ़ें। कल या तो बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, या रिकॉल करें जो चीज़ आपने पढ़ी है, पीछे पलट कर देख सकते हैं, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें, टेंशन बिल्कुल ना लें। ये मेरा एक सजेशन है आपको कि जो भी परेशानी, जो भी टेंशन लेना था आपने ले लिया। यही वजह है कि अब मेरी कल कोई वीडियो नहीं आएगी, ये लास्ट वीडियो थी, क्योंकि मैं खुद सजेशन आपको दे रहा हूँ कि 12 तारीख को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप चाहें, क्योंकि 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है, बच्चे मुझसे कह रहे थे सर सेकंड शिफ्ट में तो क्या फर्स्ट शिफ्ट में हम पढ़ सकते हैं? 13 तारीख को तो बेटा कुछ मत पढ़ो, चाहे तो दिल्ली या कहीं भी सेंटर पे पहुंच चुके हो, या लखनऊ या आगरा, जहाँ भी आपका सेंटर है, अगर आप वहाँ पहले पहुँच चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि बस मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर तो सेंटर है, मैं आराम से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो पढ़ लेता हूँ, तो नहीं, 13 तारीख को कोशिश कीजिए कुछ ना पढ़ें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, और 12 तारीख को भी कम ही पढ़ें। आप बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखें, जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, बस सबसे निगाह से अगर देखना चाहें कुछ देर के लिए फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस, कुछ फार्मूला, और बायोलॉजी का कुछ अगर आपने कीनोस बनाया है वो देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बिल्कुल ना पढ़ें, जो रिकॉल वाली चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हैं, मर्जी है, वैसे कोशिश करें बिल्कुल लाइट रहें और रिलैक्स रहें। तो ये मेरा सजेशन है। बाकी रहने बात, बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर दुआ करेंगे, तो दुआ तो टीचर की और पेरेंट्स की हमेशा रहती है। भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस पैंडेमिक में आपने भी मेहनत की और हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराई, उसके अलावा लेक्चर्स लिए, ड्रॉप आउट शॉप आउट किए, तो मेहनत तो खैर आपने भी की है और हमने भी की है। और घबराए ना सिचुएशन से, क्योंकि आप जब इस पैंडेमिक में नहीं घबराए और परेशान नहीं हुए, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें, कॉन्फिडेंस रखें खुद पर, बिलीव रखें अपने आप पर, और जो आपने मेहनत किया है पूरे साल उस पर यकीन रखें। बाकी इल्म एक्सपर्ट की तरफ से, मेरी तरफ से, बाकी तमाम फैकल्टी की तरफ से ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू। आपके साथ हमेशा मेरी नेक दुआएं और ख्वाहिशात हमेशा रही हैं और तवक्को भी रहा है, इंशाल्लाह आप बेहतर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल घबराए ना और इंशाल्लाह जाएँ और जो आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ दीजिए। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।